8 जून को नहीं होगा नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की खींचतानी अभी भी जारी है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले शपथ ग्रहण की तारीख 8 जून को तय की गई थी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद सरकार बनाने को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। इससे पहले बुधवार 5 जून को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था। NDA की बैठक में NDA के सभी घटक दलों ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को अपना समर्थन पत्र सौंपा था। गुजरात में अफसर ने EMI में मांगी रिश्वत। गुजरात से चिंता बढ़ाने वाली एक खबर सामने आई है। चिंता की बात इसलिए कि अफसर किसी काम के लिए सहयोग की बात करने के बदले लोगों से किश्तों में रिश्वत की मांग कर रहे थे। भ्रष्टाचार का यह नया तरीका साल 2024 की शुरुआत से ही ट्रेंड में है। गुजरात ACB ने ऐसे कई मामलों का पर्दाफाश किया। चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात सरकार के भ्रष्ट अधिकारी अब लोगों को बैंक ऋण की तरह EMI में रिश्वत देने का विकल्प दे रहे हैं। अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी? लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या सीट की हो रही है। हर कोई हैरान है कि राम मंदिर बनने के बावजूद आखिर भारतीय जनता पार्टी सीट से कैसे हारी। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अयोध्या को लेकर बयान दिया है। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप किसी पुण्य काम के लिए गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इसी के खिलाफ अयोध्या के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया। बीजेपी की बड़ी हार यूपी में हुई है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गुरुवार 6 जून को पत्रकारों से बातचीत में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें दिक्कत कहां है। बिहार चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठक के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने हमें 75% नंबर दिया है। जो लोग दावे कर रहे थे कि पहले 6 फेज के चुनाव में 28 सीट जीत रहे, उनको जनता ने जवाब दिया है। हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। जहां चूक हुई वो चिंता का विषय है। बीजेपी नितिन गडकरी को बनाए PM। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और सभी 7 सीटों पर भारी मतों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मात दी। आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती ने भी पार्टी के साथ अपनी हार मानते हुए कहा कि देश ने PM मोदी को बहुमत नहीं दिया है, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वे अब किसी और को मौका दें। सोमनाथ भारती ने नितिन गडकरी का नाम लेते हुए कहा कि बीजेपी को नरेंद्र मोदी की जगह नितिन गडकरी को PM बनाना चाहिए। मुंबई में पुलिस और BMC अधिकारियों पर पथराव। मुंबई के पवई इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और BMC अधिकारियों पर पथराव हुआ है। इस पथराव में कुछ पुलिसकर्मी और BMC अधिकारी घायल हो गए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है। मुंबई पुलिस ने कहा, पवई इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और BMC अधिकारियों पर पथराव में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है। एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे हुई इस घटना के तुरंत बाद BMC ने अतिक्रमण विरोधी अभियान रोक दिया है। नक्सलियों ने ITBP पुलिस कैंप पर हमला किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित कोहकामेटा थाना क्षेत्र में हाल ही में इराक भट्टी पुलिस कैंप खोला गया था। इस कैंप पर नक्सलियों ने बुधवार 5 जून की देर शाम हमला कर दिया। नक्सलियों ने कैंप पर एक के बाद एक 4 देसी BGL दागे। इस दौरान सबसे सकारात्मक बात ये रही कि नक्सलियों के जरिए दागे गए 4 में से केवल एक ही BGL ब्लास्ट हुआ। इस हमले के बाद कैंप में मौजूद जवान फौरन सतर्क हो गए और नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से कुछ देर तक गोलीबारी चलने के बाद नक्सली अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल में भाग निकले। झारखंड में 70% उम्मीदवार नोटा से हारे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 70% प्रत्याशी नोटा से पराजित हो गए हैं। चुनाव में 88.11% प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे।
बुधवार शाम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की ओर से उपलब्ध कराए गए फाइनल आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 14 लोकसभा सीटों के लिए कुल 244 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इनमें से 171 को नोटा की तुलना में कम वोट मिले हैं। जमानत नहीं बचा पाने वाले प्रत्याशियों की संख्या 215 है। राज्य में 1.72 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से 1.92 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने किसी भी प्रत्याशी को वोट देने की बजाय नोटा का बटन दबाना पसंद किया। इस प्रकार कुल मतदान का करीब 1.12% हिस्सा नोटा के पक्ष में गया है। मई में वेज थाली हुई 9% महंगी। शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों को महंगाई का झटका लगा है। साग सब्जियों की कीमतों में उछाल के चलते मई महीने में वेज थाली महंगी हुई है। मई 2024 में वेज थाली की कीमत 9% के उछाल के साथ 27.8 रुपये हो गई है, जो मई 2023 में 25.5 रुपये रही थी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने ये डेटा जारी किया है। SBI म्यूचुअल फंड ने रचा इतिहास। SBI म्यूचुअल फंड ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। SBI म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट ने 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है। वह यह आंकड़ा हासिल करने वाला देश का पहला फंड हाउस बन गया है। म्यूचुअल फंड सेक्टर की दिग्गज कंपनी ने कोविड-19 महामारी के बाद इक्विटी में उछाल को अच्छे तरीके से संभाला है। फंड हाउस को म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बढ़ती जागरूकता से भी लाभ पहुंचा है। सिराजुद्दीन हक्कानी पहुंचा UAE। दुनिया का खूंखार आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का गृह मंत्री भी था और हक्कानी नेटवर्क का चीफ भी है। हक्कानी चीफ के UAE पहुंचने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने स्वागत किया। सिराजुद्दीन हक्कानी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। अमेरिका ने इस पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। हक्कानी के बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। फिलिस्तीन का मतलब इजराइल का खात्मा। हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाव हसन यूसुफ पहले भी इस बात का खुलासा करते रहे हैं कि हमास किस तरह से आतंक फैलाता है। ग्रीन प्रिंस के नाम से पहचाने जाने वाले मोसाव ने अब इस्लाम और हमास को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन इजराइल के विनाश पर निर्भर करता है। यदि फिलिस्तीन की कोई परिभाषा है तो इसका मतलब है कि इजराइल का खात्मा। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस्लाम से नहीं लड़ा गया तो दुनिया खतरे में है। ताइवान भेज सकता अमेरिका अपनी सेना। चीन यदि ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है। इस बात को एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोहराया है। टाइम्स मैगजीन को दिए साक्षात्कार में बाइडेन ने कहा, ताइवान पर चीनी आक्रमण की स्थिति में अमेरिकी सेना के प्रयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा, सेना को जमीन पर तैनात करना हवाई शक्ति और नौसैनिक शक्ति में अंतर है। बाइडेन ने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में भी ये बात कही थी। इसे अमेरिका की विदेश नीति में बड़े परिवर्तन के तौर पर देखा गया था। मक्का में 50 डिग्री के पार जाएगा टेम्परेचर। मक्का के सबसे गर्म महीने में ही इस बार हज यात्रा भी आयोजित हो रही है और ऐसे में लाखों हज यात्रियों को लू लगने का खतरा है। सबसे अधिक खतरा बुजुर्ग हज यात्रियों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को है। इस महीने लाखों मुसलमान हज यात्रा करने वाले हैं, लेकिन मक्का में भीषण गर्मी के कारण हज यात्रियों में गर्मी से संबंधित बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया भर से 20 लाख से अधिक मुसलमान हज के लिए यहाँ आते हैं। इस साल वार्षिक हज यात्रा 14 जून से 19 जून के बीच 6 दिनों तक चलने की उम्मीद है। मक्का में इस दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मोदी के तीसरे कार्यकाल से डरा पाकिस्तान। भारत में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी तक पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस चुनाव परिणाम को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ शहबाज सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहबाज को बधाई दी थी। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान सरकार का आकलन है कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर आक्रामक हो सकती है। पाकिस्तान का यह भी आकलन है कि विपक्ष मजबूत होने के बावजूद भारत का रुख इस्लामाबाद को लेकर नहीं बदलेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।
साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।